तो चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सोशल मीडिया पर एक और जहर घोला गया है। क्या घोला गया है? मैरिट मैरिट मैरिट। मैरिट क्या होता है पता है आपको? मेरिट किससे डिसाइड होता है? क्या मार्क्स सिर्फ बेसिस होता है मेरिट डिसाइड करने का, या उससे ऊपर भी चीज़ होती है? कभी नेट पर सर्च करके देखिएगा सर, रिसर्च इस पे पीछे साइंस है सर। जो बंदा पढ़ाई लिखाई करके सोसाइटी को सर्व करता है, गांव में जब मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, एमबीबीएस किया और गांव में जाके पोस्टिंग लेता है और वहाँ पे आप इलाज देता है, सब कुछ करता है। और ऐसे बंदे को देखना, बहुत लोग हैं जो गांव में जाना ही नहीं चाहते, प्राइवेट में कर लेंगे लेकिन गांव में नहीं जाएंगे, सुख सुविधा नहीं मिलेगी। तो कौन बढ़िया है सर, रिजर्वेशन से गया हुआ इंसान जो जाके देश की सेवा कर रहा है, आईएएस में गया, सब पूरा हार्ड वर्क कर रहा है, वो बेटर है या सिर्फ ऊपर से हवाबाजी करना, मार्क्स मार्क्स मार्क्स? कर्म होना चाहिए सर, कर्म करिए, कर्म। तो दोस्तों रीस्टार्ट करते हैं पूरी बात को, और बताइए आप सब कैसे हैं। आज दिल पर हाथ रखकर सिर्फ 2 मिनट मेरी बात वापस सुनिए। हमारे देश में ना एक बहुत खतरनाक खेल चल रहा है, और वो खेल है नफरत का दुकान सजाना। नफरत की दुकान धंधा बना लिया गया है। कुछ लोग कैमरे के सामने बैठकर गालियां देकर आधी अधूरी बातें फैलाकर आपको आपके भाइयों के खिलाफ भड़काने में लगे हुए हैं। वो आपको समझा रहे हैं कि आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका सहपाठी आपका दुश्मन है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि जब किसी गांव में सड़क बनती है और धूप में पसीना बहाता एक मजदूर प्यासा होता है, तो वो आपसे आपकी जात नहीं पूछता। जब आप उसे एक कप चाय देकर पूछते हो ना कि भैया चाय पियोगे, तो इसकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वो किसी आरक्षण या राजनीति के मोहताज नहीं होते। वो सिर्फ एक चीज के लिए तरस रहे होते हैं, इज्जत और इंसानियत। आज हम इन खोखले दावों का, इन गालियों के पीछे छिपे एजेंडों का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज बात सिर्फ डेटा का नहीं है, इस देश की आत्मा की है। दावा क्या किया गया? दावा किया गया सरकारी मेडिकल कॉलेज और आईआईटीज में एससी एसटी की फी फीस शून्य था। शून्य है, और इसका पूरा बोझ सामान्य वर्ग उठाता। अरे भाई, आधी बात बोलना झूठ है, बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है। जरा सरकारी सर्कुलर उठाकर देखिए, आईआईटी एनआईटी फी रेमिशन रूल को पढ़िए। अगर कोई छात्र जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और उसके परिवार का सालाना आय 1 लाख से कम है, तो उसे 100% ट्यूशन फी वेवर मिलता है। अगर आय 1 से 5 लाख के बीच है, मतलब 5 लाख से नीचे है, तो आपको 66.673/4, यानी 2/3, 2/3 फीस माफ होती है सर। 2/3। अब बात करते हैं आई एम बैंगलोर और टॉप इंस्टीट्यूट की, जहां फीस वेवर या स्कॉलरशिप मिलती है, वहां साफ तौर पर फैमिली इनकम की कैपिंग होती है सर। ऐसे ही आप यदि आईआईटी की फीस देखेंगे तो सामान्य वर्ग 9-10 लाख दे रहा है, देखिए एससी क्या एसटी तरह 1.5-2 लाख। आईएम मैंने ऑलरेडी बैंगलोर उसका की फीस 26 लाख है सबके लिए, पर एससी एसटी जाति प्रमाण पत्र देने पर वह शून्य हो जाती है। सर, मैंने बताया आई एम बैंगलोर और टॉप इंस्टीट्यूट जहां फीस वेवर और स्कॉलरशिप मिलती है, जरूर मिलती है, वहां साफ तौर पर लेकिन फैमिली इनकम का कैपिंग होता है सर। यानी जो वाकई आर्थिक रूप से कमजोर है, सहायता उसी को मिलती है। और जो भाई ये कहते हैं कि सब फ्री में मिल रहा है, वो जरा उस गांव के लड़के से मिलकर आए जिसने दिन रात मजदूरी करके 8 लाख का एजुकेशन लोन लेकर अपनी डिग्री पूरा की, और आज भी अपनी तनख्वाह से ईएमआई भर रहा है, ताकि अपने छोटे भाई को स्कूल भेज सके। जब आप एक तरफा बात करके ये दिखाते हो कि सारा पैसा आपकी जेब से जा रहा है, तो आप भूल जाते हो कि इस देश की नींव में हर उस गरीब का पसीना है जो नमक की थैली पर भी जीएसटी भरता है।
दूसरा सबसे बड़ा भ्रम जो फैलाया जाता है, ओबीसी के लिए 2.25 लाख। आपने कभी बात करते सोचा हैं है उसका। कि यह फीस यदि शून्य हो जाती है तो उसका भार वास्तव में कौन सुनिए, उठाता है? देखिए जी हाँ, भार। सामान्य वर्ग। विडंबना यह है कि प्रतिभाशाली होने पर भी प्रवेश नहीं मिलता, फिर प्रवेश मिले तो केवल आप अपनी फीस नहीं दे रहे हो, आप उन आरक्षितों की भी फीस का एक हिस्सा देते हो, क्योंकि कॉलेज हवा से तो चलते नहीं, सबकी सैलरी, मेंटेनेंस, रिसर्च आदि का खर्च तो आता ही है। इसलिए विरोध केवल यूजीसी का नहीं, विरोध इस सरकारी सोच का है जो हमें यह बताने में जुटा हुआ है कि 5000 वर्षों के अप्रमाणिक शोषण का दंड सामान्य ये वर्ग अप्रमाणित है। के करदाता आरक्षितों की फीस चुकाकर करेंगे। उससे पहले इन्हीं जातियों की निःशुल्क कोचिंग, फॉर्म खरीदने से लेकर प्रवेश शुल्क शून्य, जिसका भार वही करदाता उठाएंगे। तत्पश्चात पढ़ाई के बाद भी यदि वह -40 और 8 नंबर लाकर पीजी या ऑर्थो सर्जरी, तो यही सर दूसरा बड़ा भ्रम यही फैलाया जाता है कि हम टैक्स भरते हैं, बाकी 85% आबादी तो मुफ्त की मलाई खा रही है। सर तालियां बजाइए सर इस महान लॉजिक पर। जरा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का ककहरा समझिए। डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। देश के कुल टैक्स रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी एक्साइज से आता है। जब 140 करोड़ की आबादी में कोई भी इंसान, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, ऑटो ड्राइवर हो या प्राइवेट कर्मचारी, साबुन, तेल, मोबाइल रिचार्ज या साइकिल का टायर खरीदता है तो वो टैक्स भरता है सर। 97% प्राइवेट वर्कफोर्स देश में, सरकारी नौकरियां केवल 2% से 2.5% है, बाकी के 97.5% प्राइवेट वर्कफोर्स है। 97.5% आबादी प्राइवेट सेक्टर, एमएसएमई, दुकानों और खेतों में काम करके देश की जीडीपी को खींच रही है सर। सिर्फ 15% से देश नहीं चल रहा सर। क्या आईटी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले लोग टैक्स नहीं देते? हम पाल रहे हैं। क्या ये अहंकार छोड़िए साहब, ये अहंकार छोड़िए। इस देश को एक जाति या एक वर्ग नहीं पाल रहा, इस देश को वो हर नागरिक पाल रहा है जो सुबह 6 बजे से उठकर अपने हक की रोटी के लिए पसीना बहाता है। सोशल मीडिया पर एक और जहर घोला गया है, -40 मार्क्स पढ़ने जा रहा है, तो हमारे इस टैक्स की योगदान सॉरी कभी सोचा है कि जब आप ऐसी अफवाहें फैलाते हो तो आप उन लाखों होनहार छात्रों के स्वाभिमान पर चोट करते हो जिन्होंने अभावों के बीच टॉप किया। जिस देश में टीना डाबी और कनिष्क कटारिया जैसे होनहार छात्र ऑल इंडिया रैंक 1 लाते हैं, जिस देश में बाबा साहेब अंबेडकर से लेकर देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे विद्वानों ने अपनी मेघा का लोहा मनवाया, वहां आप ये साबित करने पर तुले हो कि एक पूरी कम्युनिटी में कोई काबिल नहीं है। कट ऑफ का परसेंटाइल सिस्टम और टेक्निकल क्राइटेरिया अलग चीज है, लेकिन क्या आपने कभी ये सवाल उठाया कि देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के हजारों सीटें खाली सालों से एनएफएस, नॉन फाउंड सुटेबल का ठप्पा लगाकर खाली क्यों छोड़ दी जाती है? करोड़ों की आबादी में आपको एक योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता, या फिर सिस्टम के चश्मे में ही कोई खराबी है? आप सबसे कड़वा सच सुनिए और इसे ध्यान से सुनिए। धन का भी क्या, 3.37 लाख करोड़ की सब्सिडी बजट में इन्हें दी जाती है। वो सबसे कड़वा सच क्या है सर? आज हमारे जनरल कैटेगरी के भाई परेशान हैं। 95% नंबर लाकर भी कट ऑफ में एक नंबर से रह जाने वाले 22 साल के नौजवान का दर्द कोई झूठा नहीं है। 30 से 35 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी की तैयारी में जवानी खपा देने वाले लड़के का डिप्रेशन कोई मजाक नहीं है। लेकिन सोचिए, इस दर्द का असली जिम्मेदार कौन है? क्या वो रिजर्व कैटेगरी के छात्र जिम्मेदार है जो खुद टूटे हुए सरकारी स्कूल में पढ़कर आया है? बिल्कुल नहीं। असली जिम्मेदार वो सिस्टम है, वो सियासत है जो 80 सालों में गांव-गांव में वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल नहीं बना पाई, नए मेडिकल कॉलेज और रोजगार पैदा नहीं कर पाई, और केवल 2% सरकारी नौकरियों का चारा डालकर 140 करोड़ लोगों को आपस में लड़ाती रही। जब तक न्यू में सबको बराबर और बेहतरीन शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों हाई पेइंग जॉब्स नहीं बनेंगे, तब तक यह नफरत का बाजार ऐसे ही चलता रहेगा और ये नेता अपनी रोटियां सेकते रहेंगे और ये नफरत फैलाते रहेंगे। बात जब यूजीसी के नियमों और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की आती है तो दोनों पहलुओं को ईमानदारी से समझना होगा। कानून की जरूरत क्यों पड़ी? आज भी ग्रामीण इलाकों में जब भी किसी दलित के बारात पर पत्थर चलते हैं, जब शमशान घाट या कुएं पर पानी
पीने से रोका जाता है तो कमजोर को सुरक्षा देने के लिए सख्त कानून की जरूरत होती है। संसद ने यह कानून किसी पर आसान करने के लिए नहीं बल्कि सदियों के सामाजिक बहिष्कार से ही हिफाजत के लिए बनाया था। दुरुपयोग और निष्पक्षता की बात कर लेते हैं। दुरुपयोग और निष्पक्षता तो सर साथ ही यह भी उतना बड़ा सच है कि अगर किसी जमीनी या आपसी रंजिश में इस कानून का दुरुपयोग करके किसी बेगुनाह को फंसाया जाता है तो उससे समाज का भाईचारा टूटता है। कानून ऐसा होना चाहिए जो असली पीड़ित को 100% सुरक्षा दे और किसी निर्दोष के साथ रत्ती भर भी अन्याय न करे। ये हमारे देश की नाकामी है कि हम ऐसा कानून नहीं ले पाए। लेकिन सर जो मैक्सिमम प्रैक्टिकलिटी हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो तो हम करेंगे। ऐसे हाथ पे हाथ तो बैठे नहीं छोड़ सकते ना। अदरवाइज ये मीटू मूवमेंट था वो कभी नहीं आता जो वुमेन्स पे हो रहे अत्याचार को बाहर उजागर किया, महिलाओं को बोलने का मौका मिला, उनके साथ जो भी शोषण हुए उसमें कई लोगों ने मिसयूज किया। तो इसका मतलब क्या कि मतलब वो लॉ ही नहीं आता। जिनके साथ जो मैक्सिमम केसेस आए जो सही थे वो चीज़ें एक्सपोज होती ही नहीं। सोसाइटी वैसी की वैसी बनी रहती, परफेक्शन के पीछे आप भागते रहिए। डरिए मत सर, डरता वो है जो गलत करता है। SC/ST एक्ट और UGC एक्ट आपको कुछ किसी तरीके से हार्म नहीं करेगी जब तक आप गलत नहीं करोगे। लेकिन आप अगर चीज़ों को ग्रांटेड लोगे कि हमारा मजाक उड़ाना अधिकार है और जाति सूचक वर्ड बोलना अधिकार है, लोगों को दबाना अधिकार है, तो सर आप फंसोगे, आपको जेल होगी। लोग आएंगे सपोर्ट करने के लिए। सर वीडियो के अंत में जब ये लोग कहते हैं ना कि हमसे जुड़ो, डोनेट करो, देखें वो कौन देखिए, फाइनेंस कर रहा है? वो तो गरीब है, वो टैक्स देखिए। भरकर भी अनंत काल है। सोचिए और शेयर। ये देखिए सर, वीडियो के अंत में जब ये लोग कहते हैं ना कि हमसे जुड़ो, डोनेट करो, शेयर करो, तो समझ जाइए कि नफरत सिर्फ एक विचार नहीं, एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है। अरे दशरथ मांझी से अपनी तुलना करने वालों, दशरथ मांझी ने 22 साल तक अपनी मोहब्बत के लिए, गांव के भले के लिए अकेले पहाड़ का सीना चीर दिया था। उन्होंने नफरत के बीज नहीं बोए थे, उन्होंने रास्ता बनाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आप जनरल से हो, OBC से हो, SC से हो या ST से हो, याद रखना हम सब एक ही भारत माँ के संतान हैं। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहाँ किसी बच्चे की भविष्य उसकी जाति या सरनेम तय न करे। हर गांव में ऐसा सरकारी स्कूल हो जो किसी भी महंगे प्राइवेट स्कूल को मात दे सके। और सबसे बढ़कर जहां हर इंसान को सिर उठाकर बिना किसी डर के सम्मान से जीने का हक मिले। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर, सबसे बढ़कर बात है ये, जहां हर इंसान को सिर उठाकर बिना किसी डर के सम्मान से जीने का हक मिले। जातियों में बांटोगे तो कमज़ोर रहोगे सर, जातियों में बटोगे तो कमज़ोर रहोगे, एक रहोगे तो इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाओगे। अगर मेरी ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि नफरत के शोर में इंसानियत की आवाज़ दब न जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।